हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। हमने निकाले सेंटर ऑफ मास, काफी कम से कम 10 शेप्स के हमने सेंटर ऑफ मास निकाले। चलो सेंटर ऑफ मास तो निकालना हम सीख गए। अब बात करेंगे हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो हमने निकाल लिया। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई, पोजीशन हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इन चीजों को किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेके कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना हो किस तरीके से निकालेंगे, एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालेंगे। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम रोटेशन पढ़ेंगे वहां पर हम यूज करेंगे इसको। ओके, तो काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मेन और एडवांस में भी। ठीक, चलिए। हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास जब हम किसी सिस्टम का निकालते हैं तो हमने एक चीज देखी होगी, RCOM। क्या फॉर्मूला था? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 जितने भी सिस्टम में मास है, MNR है। ओके, अपॉन डिवाइड में क्या था? डिवाइड में था मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 MN। ओके, ये हमने पढ़ा। यदि किसी सिस्टम में पॉइंट मास रखे हुए हैं, एक या दो या तीन, बहुत सारे मासेस रखे हुए, उनका सेंटर, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं हम, एक्स आर की जगह पे एक्स कर लेंगे। यहाँ आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये होगी हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ठीक है सर, पोजीशन तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जब आपके पास पोजीशन हो आर हो, तो इसको क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, किस तरीके से? भाई आर है तो ये हो जाएगा DRCOM अपॉन DT, यही हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, इस तरफ का हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, ऊपर वाले का करते हैं पहले। M1 तो कांस्टेंट है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। R1 का डिफरेंशिएट करोगे तो V1 हो जाएगा। देखो, आप V1 क्या होगा? V1 होगा आपका DR1 अपॉन DT। इस तरीके से V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा DR2 अपॉन DT। इसी तरीके से V की टर्म आ जाएगी तो ये हो जाएगा V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट 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 MN और VN। बताइए, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है? और नीचे देखो, मास तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। भाई मास चेंज थोड़ी होगा, सिस्टम का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। एक बार यदि उसमें कोई और मास ना जोड़ा जाए तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 M। बताइए, इसमें किसी को समस्या? यदि हमें पोजीशन निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सही, ठीक है सर। यदि हमें वेलोसिटी निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन। ये समझ में तो आ रहा है ना? ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस वाले फॉर्मूले को। हमने इस बार क्या कर दिया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन में क्या क्या पढ़ सकते हो आप? पोजीशन देख सकते हो, भाई सेंटर ऑफ मास कहां पर स्थित है, वेलोसिटी किस तरीके से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन। सही है, इन्हीं चीजों को देख सकते हो। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि उसी के फॉर्मूले हमारे पास आ जाए। पोजीशन का फॉर्मूला हमारे पास था, वेलोसिटी का हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? भाई सोचो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है
चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको फिर से रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, सही, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या आएगा, इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा COM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना आएगा। देखो ये नीचे वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, v1 को देखो, v1 को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो a1 हो जाएगा, a2 क्या होगा dv2 अपॉन dt, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, ऐसे ही जितने ज्यादा मास होंगे आप mn तक चले जाओगे, सही। कोई समस्या परेशानी बताइए, हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। बताइए, आसान है। एक्सेलरेशन निकालना हो तो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों में कुछ नहीं करना है, वो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर है तो r हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है तो v हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो a हो जाएगा। बताइए, किसी बच्चे को इसमें समस्या, कर लेंगे, आसानी है। इसी तरीके से चीजें आगे को बढ़ेंगी, कोई टफ चीज नहीं। चलिए, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ओके, तो उसका आप निकालिए जो मैं पूछता हूं। चलिए, एक एग्जांपल है हमारे पास एक मास है, ये दो मास है, ठीक है, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का मास है, ये भी 1 kg का मास है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, मान लो ये इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ रहा है। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आता है भाई, इन दोनों सेंटर को जोड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा और दोनों मास बराबर हैं तो बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा COM। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या कर दिया कि इसको वेलोसिटी दे दी, इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, ये 37 डिग्री एंगल ले लिया। इसको हमने नीचे की तरफ ये वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, इसको एंगल दे दिया 37, ओके। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ COM ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या बोल रहे हैं हम, सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, सिस्टम में हमारे दो मास हैं, सिस्टम में हमारे दो मास हैं, 3 मास भी हो सकते हैं, 4 मास भी हो सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से सॉल्व करना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, निकालिए, कीजिए कोशिश। सेंटर ऑफ मास, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है, सही। अब इसमें देख रहे हो कि भाई सर वेलोसिटी इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन वेलोसिटी को आप एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। तो हम वेलोसिटी पहले एक्स डायरेक्शन में निकाल लेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे और बाकी का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब देखो ये वाली वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ये 1 kg वाले का देखो, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। बताइए इसमें कोई समस्या, किसी बच्चे को बताइए कोई समस्या। अब ये 37 कैसे निकालेंगे, देखो 37 का ट्राइंगल बहुत ही फेमस है, ये एंगल 37 है मान लीजिए, तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, ये होता है 5। अब यहां से आप साइन 37 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, ये हो जाएगा। cos 37 हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन 5, देखो निकल गया। तो यहां से हम ये देख लेंगे कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है सर 5 इंटू cos 37 है 4/5, तो ये देखो 5 से 5 कट गया, ये तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया इधर एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से वर्टिकल वाला निकाल लेंगे, 5 sin 37 क्या है 3/5, तो यहां से ये कट जाएगा तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
यानी कि पहला वाला जो मास है उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। ओके, इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे मास 2। देखो इसकी एक वेलोसिटी इधर होगी भाई, इसका कंपोनेंट एक उधर होगा और एक नीचे की तरफ होगा। देखो साइन कंपोनेंट, साइन यहाँ से थीटा बना रहा है तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 cos 37 और ये हो जाएगा 10 sin 37। बताइए इसमें किसी बच्चे को समस्या है तो बताइए, हो जाएगा। कंपोनेंट तो कर लेते हैं ना, हमने अब इतना पढ़ लिया, कंपोनेंट तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। कर लेंगे सर, चलिए बढ़िया बात है, कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 cos 37 क्या है 4/5, 4/5 देखो 5 से 10 दो बार कट जाएगा, 2 × 4 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से ये निकाल लेंगे, ये क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 10 sin 37 कितना होता है 3/5, 3/5 5 से 10 को काटोगे दो बार, 2 3 6 6 मीटर पर सेकंड। सही है सर। अब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में प्रॉपर हमारे पास वैल्यू आ गई, तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ COM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब कर लेंगे हम इन एक्स डायरेक्शन, बस इतना करना है एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास दो मास है तो हम m1 करेंगे, v1 इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन प्लस m2 v2 इन x डायरेक्शन अपॉन m1 प्लस m2। बताइए x डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से y डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, m1 1 kg है, vx x डायरेक्शन में क्या है 4 मीटर है, प्लस m2 1 kg है, vx2 यानी कि ये क्या है 8 है, ये हो जाएगा 8 अपॉन मास 1 kg प्लस 1 kg। ये कितना हो जाएगा देखो 4 × 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। बताइए 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन में कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे। चलिए वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा m1 वेलोसिटी ऑफ 1 इन वाई डायरेक्शन प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ 2 इन वाई डायरेक्शन। ओके, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। देखो मास क्या है 1 kg, वेलोसिटी क्या है, पहले वाले की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव वाई, हम वाई देखो जब भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं तो इधर टूवर्ड्स द राइट एक्स पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड वाई पॉजिटिव लेते हैं। अब इसके नीचे की डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव ले लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट वर्ड होता तो हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इसमें क्या है 3, अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले लेंगे 3, प्लस m2 क्या है 1 kg इंटू y2 क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ मास 2 इन y डायरेक्शन में क्या है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो 6 है तो -6 लेंगे, क्यों नीचे की तरफ है, हमारा साइन कन्वेंशन क्या है राइट की तरफ और अपवर्ड, पॉजिटिव लिया जाएगा ऊपर की तरफ, जब नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 + 1 यानी कि मास ऑफ 1 मास ऑफ 2। ओके, ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 6/2, क्या हो गया 3 - 6 -3/2। ओके, ये हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हो जाएगी COM इन y डायरेक्शन। सही है, हो जाएगा भाई x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में आ गई। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई VCOM यानी कि Vx कितनी आई हमारी 6 मीटर पर सेकंड, एक डाउनवर्ड आ गई हमारी Vy कितनी माइनस आई है तो नीचे की तरफ दर्शा रहे हैं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 1.5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि VCOM कैसे निकालते हैं, VCOM निकालते हैं रूट ऑफ Vx² + Vy²। ओके, तो ये हो जाएगा आपका Vx क्या है 6 का स्क्वायर
प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। ये माइनस कर सकते हो, पॉजिटिव कर, नेगेटिव लगा सकते हो, पॉजिटिव लगा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हम वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपके आंसर हो जाएगा COM मीटर पर सेकंड। बताइए निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ये मैग्नीट्यूड तो आया है, वेलोसिटी तो हमारी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, सही है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्शन tan थीटा Vy अपॉन Vx, Vy अपॉन Vx, तो ये थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, थीटा किससे होगा, एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ वेलोसिटी रख देंगे, Vy क्या है 1.5, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रख देना है, मोड लगाते हैं इसको इसीलिए क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, माइनस रखोगे ये 6 हो जाएगा, तो इसका मोड लगाओगे तो एक्चुअल में ये 1.5 डिवाइड बाई 6 ही आएगा, सही है। यहाँ से थीटा निकाल दोगे, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 6। ये तो हमने पहले वेक्टर में देख रखा है कि भाई हम दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उनकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू m बाई y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। यदि थीटा को हम मेजर कर रहे हैं किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, x एक्सिस से, ये x मान लेते हैं और ये y ऊपर की तरफ मान लेते हैं, तो नीचे की तरफ नेगेटिव में हो जाएगी, सही है। कोई समस्या परेशानी बताइए, कर लेंगे, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला एग्जांपल है हमारे, चलिए देखो हमारे पास एक पुली सिस्टम है, एक पुली है, इस तरीके से एक पुली है, एक मास यहाँ लटका हुआ है, ये 2 kg का मास है, ओके, और एक मास यहाँ, ये 1 kg का मास है। अब इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दे रखे हैं, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ दे रखा है, a नीचे की तरफ दे रखा है, इस तरीके से दे रखे हैं। अब हमें निकलवाया क्या है, निकलवाया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ COM ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। बताइए निकालिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे निकालने की, तब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, कोशिश कीजिए। देखो हमारे पास एक मास है 1 kg का, एक 2 kg का, उनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दे रखे हैं, एक का अपवर्ड a है और एक का डाउनवर्ड a है। तो कैसे सर, कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे, हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ COM फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है सर, m1 a1 प्लस m2 a2, और भी मास होते तो और आगे बढ़ा देते हैं, ये m1 प्लस m2। आगे बात समझ में, कोई समस्या परेशानी, फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ दिया भाई, कौन सा फॉर्मूला है सर, ये कहां से आ गया, हवा नहीं लगा, देखो ये वाला ACOM m1 a1 प्लस m2 a2, हमने ये टर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारे पास दो ही मास है, 3 मास होते तो m3 a3 भी जुड़ जाता, m3 a3 भी जुड़ जाता। बताइए हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, चलो देखो m1 क्या है, हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, सही। 1 क्या है, 1 kg है, n2 a1 a है, प्लस m2 2 kg है, और एक्सेलरेशन क्या है, a है। अब देखो अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे, ये माइनस a हो जाएगा, नीचे की तरफ है ना उसका एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ है तो माइनस a ले लेंगे, अपॉन 1 kg प्लस 2 kg, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2a अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस a बाई 3, माइनस a बाई 3, ACOM, ये निकल गया सर, ये निकल गया। बताइए आसान है, हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइनस a बाई 3। क्या a को भी निकाल सकते हैं, हम a को भी निकाल सकते हैं, हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ के आए हैं तो a को भी निकाल लेते हैं। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे a की जो वैल्यू आ रही है वो इन द टर्म ऑफ g या सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में क्या आ रही है। तो पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, चलिए
जो हमारा मास 1 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FVD फ्री बॉडी डायग्राम। पहले वाले का बनाते हैं तो ये 1 kg है, तो ऊपर की तरफ टेंशन T लग जाएगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई 1 kg है। देखो वेट कैसे लिखते हैं, वेट लिखते हैं हम mg लिखते हैं, मास कितना है 1, और g की वैल्यू हम निकाल लेंगे, g की वैल्यू g रख दो जो भी दे रखी हो, तो ये हो जाएगा 1g के बराबर। नीचे तो एक वेट लग रहा होगा इसका, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। बताइए किसी को समस्या परेशानी? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे, F = ma लगा देते हैं। तो ऊपर की तरफ फोर्स T है, नीचे की तरफ g है, एक g है ना नीचे, इक्वल टू m 1 kg है और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ से देखो T = a प्लस g आ जाएगा, इक्वेशन 1 दे देंगे। इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम मास 2 का, FBD। इसका देखते हैं भाई, ये 2 kg है तो नीचे 2g के बराबर वेट लग रहा होगा, ऊपर टेंशन और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ के फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट वाले फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। इसी तरीके से इसमें किया था हमने, एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इस वाले फोर्स को नेगेटिव ले लिया, इक्वल टू ma कर दिया। इसी तरीके से इसमें करेंगे, एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड है, तो ये वाला फोर्स लिया जाएगा पॉजिटिव 2g माइनस अपोजिट फोर्स T हो गया, इक्वल टू ma, m क्या है 2 और एक्सेलरेशन a। सही, कोई समस्या परेशानी? बताइए, ये हो जाएगा 2g माइनस T की जगह पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं a प्लस g इक्वल टू 2a। देखो इसमें इनटू करो, ये 2g हो जाएगा माइनस a माइनस g, ये हो जाएगा 2a। अब देखो 2g माइनस g, ये तो g हो जाएगा, माइनस a इधर जाएगा, माइनस a इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2a प्लस a 3a, 3 हो गया, और a की जगह यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा g/3, g/3। बताइए a की वैल्यू आ गई g/3। अब फाइनल भाई हमने एक्सेलरेशन COM निकाला, कितना निकाला था हमने, निकाला था -a/3। a की वैल्यू रख देते हैं a की जगह पर g/3 है तो नीचे 3 × 3 हो जाएगा माइनस g/a, सॉरी 3 × 3 9 हो जाएगा, ये ACOM। अब देखो g की वैल्यू तो डिफाइन होती है, वो g की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में देगा, g की वैल्यू 9.8 दे रखा दे सकता है, 10 दे सकता है, जो भी दे सकता है। अब यहाँ पर माइनस का क्या साइन है, माइनस का क्या सीन है, माइनस का ये सीन है कि भाई जो हमारा ACOM है वो डाउनवर्ड है, g/9 किधर है, डाउनवर्ड। ये तो बात समझ में आती है। हम जितने भी साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं भाई अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी g/9, सॉरी ये g ना एक जैसा दिख रहा है ना नीचे, ये 9 है, ये है आपका 9। ओके, सही है, आ जाती है बात समझ में, कर लोगे, कोई समस्या परेशानी? देखो हमारे पास एक सिस्टम है, पूरा 6 सिस्टम है। हमने ये मान लिया कि भाई एक सिस्टम में 2 मासेस हैं m1 और m2 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे वाले एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रहा है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास फॉर्मूला है -a/3। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब है सर डाउनवर्ड, क्योंकि हम ये डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो माइनस साइन आ रहा है, तो यानी कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। सही है। इसी तरीके से फिर हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मास 1 मास 2, दोनों में हमने क्या लगाया, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाया। यहां से हमने ए की वैल्यू जी की टर्म में निकाल दी, इस वैल्यू को उठा के हमने उसमें रख दिया, आ गया। बताइए कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी? इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लोगे आप, भरोसा है मुझे, होशियार हो इतने तो, सही है, इतने क्वेश्चन तो निकाल लोगे, वो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। चलिए और कैसे करेंगे सर, और क्या होगा, चलिए अब बात करते हैं हम, इसका निचोड़ देखते हैं और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से सिस्टम बना सकता है। सही है, इसका पूरा निचोड़ देखते हैं, इसका पूरा ब्यौरा देखते हैं। निचोड़ मतलब क्रक्स ऑफ मोशन ऑफ COM। सही, देखो यहां से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी जो आपको
बहुत ही अच्छा फील कराएंगे और याद भी रखना है। सर याद रखना है तो कैसे अच्छा फील कराएंगे, चलो बताते हैं। देखो देखो देखो, हमारे पास वही कंडीशन है, हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं। हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मूले सर? हमारे पास आर का फॉर्मूला है, आर सी यू एम का फॉर्मूला है, क्या है? M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MnRn, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सही है सर, कितनी बार बताओगे? हाँ, जितनी ज्यादा बार बताएंगे उतना याद रहेगा ना। सही है, आधे से ज्यादा तो याद मैं आपको यही करा दूंगा। ये तो पोजीशन होगी। वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी COM M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 MnVn। सही है, आगे बढ़ते हैं। पहले ये फॉर्मूले हम फिर से लिख देते हैं, आगे भी बढ़ेंगे भाई। सही है, एक्सेलरेशन COM M1A1 प्लस M2A2 प्लस डॉट 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 MnAn। ओके, M1 प्लस M2 प्लस Mn, ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं। हमारे पास पोजीशन हो गई, वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन हो गया। अब एक चीज सोचो, देखो हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम की तो बात ही कर रहे हैं। हमारे पास एक ये सिस्टम है, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मासेस हैं, सॉरी बहुत सारे, कोई सिस्टम होगा इसमें बहुत सारे मासेस होंगे, मान लो एक से ज्यादा मासेस हैं, या फिर एक सिस्टम ले रहे हो, मतलब एक मास ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से देख सकते हो। या फिर एक पूरा सिस्टम है और उसमें बहुत सारे मासेस हैं, इस तरीके से देख सकते हो। ये एक हमारा सिस्टम हो गया। क्या हो गया? ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सिस्टम। सही, ओके, एक सिस्टम हो गया हमारा। ये मान लेते हैं भाई, इसके पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम ACOM। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? COM। यानी कि हमने COM पढ़ा ही क्यों है भाई? सेंटर ऑफ मास पढ़ा क्यों है? यानी कि पूरे एक सिस्टम को हम एक पॉइंट मास मान के, एक सेंटर ऑफ मास पर उसके मास को कंसंट्रेट करके हम उसको एनालाइज कर सकें। यानी कि पूरे हम सिस्टम का एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा उसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ACOM हो जाएगा, वेलोसिटी VCOM हो जाएगा। ठीक है सर, सही है, पूरा सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन ACOM VCOM। तो क्यों ले रहे हैं सर, ये ऐसा क्यों ले रहे हैं? देखो हमारे पास मान लो 2 मास हैं या 3 मास हैं, हमें इन सभी का, इन सभी का अलग अलग, देखो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सभी का अलग अलग निकालना पड़ेगा, बहुत ही लेंथी कंसेप्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये पूरे सिस्टम का हमने COM निकाल दिया, तीनों का COM निकाल दिया, यानी सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अब उस सेंटर ऑफ मास की हम पोजीशन देख लेंगे, वेलोसिटी देख लेंगे और एक्सेलरेशन देख लेंगे। ऐसे ही तो कर दिया, यानी कि सिस्टम है उसमें बहुत सारे मासेस हैं, टोटल मास का एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो हम COM का एक्सेलरेशन देख लेंगे, वेलोसिटी देख रहे हैं तो VCOM का देख लेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, इसी के लिए तो हम VCOM पढ़ रहे थे, यानी कि सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे। सही है, अब देखो यहां से देखो, ये देखो मान लेते हैं इसका पूरा टोटल मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास है कैपिटल है, टोटल मास है n। अब देखो यहां से देखो ACOM है, यदि हम इसको इधर इंटू कर दें, देखो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn ACOM इक्वल्स टू, ये हो जाएगा M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, मान लो तीसरा मास भी है तो और डॉट MnAn हो जाएगा। सही है, इसी के बेसिस पे हम सारी चीजों को देख लेंगे, इस तरीके से ये भी फॉर्म हो जाएगी। पहले इसी को देख लेते हैं, हमें एक्सेलरेशन की बात है, हम सिस्टम पे फोर्सेस देखते हैं, तो फोर्सेस जब देखते हैं तो हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से दो, ये क्या है? ये टर्म है क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि इस वाले का मास, इस वाले का मास, इस वाले का मास, इस वाले का मास, सभी का मास जोड़ दिया है हमने। क्या कर रहे हैं हम? M1 प्लस M2 प्लस M3 M3 M4 M5 M6, जितने भी मासेस सिस्टम में है सभी के मासेस को जोड़ दिया है। अब यदि हम सारे मासेस को, सभी छोटे छोटे मासेस को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो चाहे पार्टिकल है, जो भी आप नाम दे दो, सभी को हम सभी का एक मास जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल M आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M मान रखा है, तो इसको हम कैपिटल M लिख लेंगे, कैपिटल M लिख लेंगे। तो ये तो टोटल मास आ गया, ये हो जाएगा ACOM।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an। सही है भाई, ये क्या आ गया, कैपिटल M ACUM m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an। अब इस तरीके, इसको किस तरीके से देख सकते हैं, देखो किस तरीके से देख सकते हैं इसको, यही है, ये थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये आगे किस तरीके से यूज होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल, सही, हमने क्या नाम दिया इसको, इसको नाम दे दिया सर सिस्टम, सिस्टम नाम दे दिया। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ACUM एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी क्या होगी CUM, इसके पूरे सिस्टम की। अब सोचो भाई, एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम पर, एक एक्सेलरेशन है जिसका मास m है, जिसका मास m है, तो हम यहां से फोर्स निकाला है, F नेट निकाला है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल M और ACOM। बताइए कोई समस्या भाई, इस पर फोर्स कितना लगेगा, F नेट, टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना लगेगा, पूरे सिस्टम पर जिसका एक्सेलरेशन ACUM है, तो फोर्स क्या लगेगा MCUM। किस वजह से, किससे सर, ये कैसे आपको मालूम पड़ा, ये हमें मालूम पड़ा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से। कैसे सर, उन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने कहा, हाँ न्यूटन ने कहा कि कोई सिस्टम पर फोर्स लग रहा है F, यानी कि किसी सिस्टम पर कोई सिस्टम एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा F नेट इक्वल टू ma। हम यही तो करते हैं भाई, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यही तो कहता है, यानी कि सिस्टम के पास एक्सेलरेशन A है तो उस पर नेट फोर्स लगेगा F नेट। तो इसी कंडीशन में हमने ये लिख लिया, एक्सेलरेशन A है तो सही है। अब आप एक चीज देखिए, एक चीज यहां से देखिए कि F नेट जो है, F नेट जो है ये क्या है, MACUM। इसको भाई, इसको हम ये रख सकते हैं, इस वाली टर्म को उठा के ये रख सकते हैं, ये वाली रख दो, रख दो, रख दो। देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an। सही, सही है। अब देखो है क्या ये क्या है, ये क्या है, मान लीजिए मास ये 1 है तो इसका एक्सेलरेशन a1 होगा, इसका मास m1 होगा, तो इस पर फोर्स क्या होगा भाई, इसका एक्सेलरेशन a1 है, मास m1 है, तो इस पर फोर्स भी तो लगेगा ना, इस पर फोर्स लगेगा, हमने मान लिया F1। वेक्टर ले लेते हैं, इसको भी वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं, तो हम इस तरफ वेक्टर ले रहे हैं। इसी तरीके से कोई ये 2 पार्टिकल है या 2 दूसरा मास है तो उसका एक्सेलरेशन a2 होगा, मास 2 होगा, तो इस पर भी फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F2 वेक्टर, इसलिए m1 a1 क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर, Fn वेक्टर हो जाएगा। बताइए हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी नहीं सर, ये तो सिंपल ही है ना, सारे सिस्टम को हम एक पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एक सिस्टम की फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा F नेट F1 प्लस F2 प्लस F3। अब यहां से देखिए, यदि पूरे सिस्टम पर, यदि पूरे सिस्टम पर F नेट 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, F देखो पूरे सिस्टम पर F नेट को हम यदि 0 कर दें, इफ F नेट 0 हो जाता है, मान लो कंडीशन ये मान रहे हैं हम, F नेट 0 हो जाता है, F नेट 0 हो जाता है, F नेट 0 हो जाता है सिस्टम का, क्या है सिस्टम, सिस्टम पर। तो हमने ये देखा कि F नेट जो है, ये जो वेक्टर है ये है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। अब मान लो इसको हम 0 कर देते हैं, F नेट को 0 कर देते हैं, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, यदि इन सब का, ये सभी वेक्टर फॉर्म है, इन सभी का सम 0 आ रहा है, क्या F1 0 होगा,
क्या F2 जीरो होगा? बताइए आप कि सर बिल्कुल जीरो नहीं होगा। हो सकता है लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि जीरो होगा। भाई आप ये सोचो कि ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऐसे ही चलता रहा तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल पर फोर्स जीरो है क्या? नहीं। नेगेटिव हो सकता है फोर्स, ऑफकोर्स हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो होगा क्या? जीरो होगा क्या? यानी कि टोटल सम जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पर फोर्सेस जीरो होंगे। यानी कि हमारा ये जो सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारे इसमें पार्टिकल हैं या मासेस हैं, यदि एफ नेट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स जीरो हो जाएगा, जरूरी नहीं है। इस पर फोर्स जीरो हो जाएगा जरूरी नहीं है। हो सकता है इसका फोर्स ये लग रहा हो एफ, और इस वाले पर फोर्स लग रहा हो एफ इधर। सोचो, तो इन दोनों को हम जब ये जोड़ेंगे तो एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया एफ, ये पॉजिटिव हो गया एफ, तो एफ नेट तो जीरो आ गया। लेकिन इस पर इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें तो इसका फोर्स एफ है, इस पर इंडिविजुअल की बात करें तो फोर्स एफ है। इसी तरीके से इन पर फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई। हम 100% श्योर नहीं है सर कि यदि एफ नेट को जीरो कर दिया जाए, एफ नेट को जीरो कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल पे पार्टिकल पे फोर्सेस जीरो हो ना। टोटल सम, टोटल सब इक्विलिब्रियम कर सकता है। किसी फोर्स का -2 हो सकता, किसी पे -2 फोर्स हो सकता है, किसी पे +2 होता है। तो उन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, सिस्टम का देखेंगे तो जोड़ने के बाद वो कट जाएगा, यानी कि सिस्टम का तो जीरो हो गया। लेकिन प्रत्येक पार्टिकल पे देखेंगे या प्रत्येक मास पे देखेंगे तो फोर्सेस जरूरी नहीं है जीरो हो भी सकते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि जीरो होंगे। 100% हम ये नहीं कह सकते कि ये जीरो होंगे, यानी कि ये नॉन जीरो के बराबर होंगे। एफ नेट जीरो होने से F1 और F2 नॉन जीरो होंगे, यानी कि जीरो होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। यानी हमने ये कह दिया, हम 100% नहीं कह सकते भाई जीरो होंगे, तो हम मान के चलेंगे कि ये जीरो नहीं है, हम मान के चलेंगे जीरो नहीं है। बात आ गई, पहला कंडीशन चला गया, हमने एफ नेट कर लिया। पर एक चीज 100% जो कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, एक चीज जो हम कह सकते हैं सर, हमारे पास एफ नेट इक्वल टू कैपिटल एम और ए सी ओ एम था। यदि एफ नेट को सर जीरो कर दिया आपने तो एम सी ओ एम, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सी ओ एम, एक्सेलरेशन ऑफ सी ओ एम, यानी कि मास तो कांस्टेंट है, यानी कि ए सी ओ एम क्या हो जाएगा, ए सी ओ एम सर जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, ए सी ओ एम तो जीरो हो जाएगा, बढ़िया बात है भाई। पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम पर हमने फोर्स देखा, नेट फोर्स देखा जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, उसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना। सोचो, इसे तो हम 100% कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं सर, यदि एफ नेट को जीरो कर दिया तो उसका एसीओएम यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, ये हम 100% कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे पास दो कंडीशन निकली आई। यदि देखो, ये बहुत चीजें काम आएंगी, मैं ऐसे नहीं गला फाड़ रहा हूं अपना, सही है। तो इफ एफ नेट जीरो है तो हम ये कह देंगे सर ए सी ओ एम तो जीरो होगा, ए सी ओ एम तो जीरो होगा, सही है। अब जब एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ही नहीं है। जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से अब मूव कर रही है, यानी कि वी सी ओ एम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्यों लिया सर, जीरो क्यों नहीं, जीरो क्यों नहीं लिया? भैया कांस्टेंट होगा। देखो हम क्या करते हैं, यदि हम इस तरीके से देखें, ए सी ओ एम डीवी अपॉन डी टी होता है, डीवी अपॉन डी टी होता है, इसको जीरो करूं तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, यानी कि डीवी इक्वल टू जीरो, डीवी इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और देख लो इसको v2 अपॉन v1 लिख लो इक्वल टू जीरो, v2 अपॉन v2 इक्वल टू v1। भाई जो पहले जो वेलोसिटी इनिशियल थी वही वेलोसिटी फाइनल में है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये तो हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हमारे पास ये तीन कंडीशन निकली आई। यदि एफ नेट जीरो है तो हम ये कह सकते हैं, और ये हमारी 100% सही है, 100% करेक्ट है। अब इसमें क्या था सर, इसमें दो कंडीशन थी हमारे पास। क्या था, हम क्या नहीं कह सकते कि सर हम ये नहीं कह सकते कि F1 जीरो है या F2 जीरो है, हम ये नहीं कह सकते, यानी कि ये नॉन जीरो हो सकते हैं। इसी तरीके से यदि पूरे सिस्टम का ACOM जीरो है तो
हम ये कह सकते हैं कि सर सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा? ना ना मुन्ना ना, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ और इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ, तो ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे ना। लेकिन हम किसी एक पार्टिकल को देखेंगे, एक मास को देखेंगे या किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो उसके पास एक अपना एक्सेलरेशन होगा जो दूसरे एक्सेलरेशन से कैंसिल आउट हो रहा होगा। पूरे सिस्टम का तो मास हमें एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो भाई किसी का एक्सेलरेशन इधर है, किसी का एक्सेलरेशन इधर है, दोनों काट के नेट एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि वन का एक्सेलरेशन ना जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कि हमें ये नहीं पता कि जीरो के बराबर होगा, जीरो तो नहीं होगा, हमें तो ये पता है जीरो तो नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि सभी पार्टिकल के अपन अपने एक्सेलरेशन हो सकते हैं, जीरो नहीं होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी, इसी तरीके से हम वेलोसिटी कह सकते हैं। यदि वेलोसिटी क्या है, v1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा क्या? ना। अब बताइए v1 कांस्टेंट होगा क्या? भाई VCOM कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होगा क्या? कांस्टेंट होगा क्या? ना। क्यों नहीं? कि सर हम इंडिविजुअल का देख रहे हैं, एक एक पार्टिकल का देख रहे हैं, उनके पास तो एक्सेलरेशन है ना। जब हर किसी के पास अपना अपना एक्सेलरेशन है, तो हर किसी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट तो होगी नहीं, वेरिएबल होगी। हम तो पूरे टोटल की वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं ना भाई, एक की सबकी वेरिएबल होगी, क्योंकि सभी के पास अपना एक्सेलरेशन है। वो नेट बना के पूरा टोटल सिस्टम का बना के कांस्टेंट कर रही है ना। तो भाई हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर अपनी राय नहीं बना सकते, उसके पास अपनी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, हो सकता है किसी की कांस्टेंट भी हो, तो हम मान के चलेंगे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है ये कांस्टेंट ना। तो अलग पार्टिकल का एनालिसिस हम अलग तरीके से करते हैं, पूरे सिस्टम का एनालिसिस हम अलग तरीके से करते हैं। सही है। वो एक चीज जो हम कह सकते हैं 100% ये कह सकते हैं, हम वो नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते। सही है। तो प्रत्येक जब अलग अलग हम अलग अलग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी, उस पर एक्सेलरेशन होगा। वो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। फोर्सेस जीरो नहीं होंगे, फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, पर एफ नेट एसीयूएफ वीसीओ में कुछ टू कांस्टेंट। अब यहां से दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखो कि सर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, नो डाउट। और VCOM क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है। यदि कोई चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है, ये वेलोसिटी बताती है हमारे लिए। सही है। मान लीजिए इफ 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 इनिशियली की बात करें, इनिशियली इनिशियली हमारा COM एट रेस्ट में है, यानी कि शुरुआत रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ COM भाई जो इनिशियली थी, जब यदि शुरुआत में इनिशियली एट रेस्ट में है, तो इनिशियल VCOM क्या होगा? जीरो होगा। समझो भाई, यदि हम COM को पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को हम ये मान रहे हैं कि भाई शुरुआत में वो रेस्ट पे था, तो कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी रेस्ट में जीरो पे होगी, शुरुआत में जीरो होगी। तो अब यही तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि VCOM फाइनल भी जीरो होगा, फाइनल भी जीरो होगा। क्यों हो गया भाई? VCOM इनिशियल जीरो है, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है। शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल में भी जीरो ही रहेगी, फाइनल में भी जीरो में ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। शुरुआत में हमने मान लिया सर कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, शुरुआत में हम मान लें कि सर सेंटर ऑफ मास मूविंग विद द 2 मीटर पर सेकंड, तो लास्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। शुरुआत में रेस्ट में है, यानी कि जीरो वेलोसिटी है, तो बाद में भी जीरो पे वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स लगने से, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब इससे क्या कह रहे हैं भाई, यदि अब देखो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, फाइनल में भी जीरो है, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करा, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करा। देखो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, इनिशियल हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा। क्यों? अब कह सकते हैं हम पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हुआ? चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, नॉट चेंज, यानी कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज when F net
एफ नेट इक्वल टू 0। यदि हम हमारे सिस्टम पर, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। यदि हमारे पास एफ नेट जीरो हो, एफ नेट जीरो हो, तो हम क्या मान के चलेंगे, एफ नेट जीरो हो तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं हुआ, वो वही है जैसे पहली स्थिति पे था, अब भी वही है। तो ये सारी चीजें थी जो क्रक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में मुझे बतानी थी कि एफ नेट जीरो होगा तो एसीएम जीरो होगा, वीसीएम कांस्टेंट होगा। जब वीसीएम कांस्टेंट होगा तो जो इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास की थी वही बाद में रहेगी। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, कर लोगे कहां से चीजें हमने निकाल के करे। और इसमें यह भी है कि सर F1 नॉट इक्वल टू जीरो, F2 नॉट इक्वल टू जीरो, हम कह नहीं सकते ये नॉट जीरो, हम जीरो नहीं कह सकते, हम इनको मान के चलेंगे ये जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि सभी पार्टिकल की अपने अपने फोर्स हो सकते हैं। भाई इस तरीके से समझो, हमारे पास दो सिस्टम में दो फोर्स है, सोचो सिस्टम में दो मासेस हैं, ये मास एक F इक्वल टू 10 kg इधर लग रहा है किलो न्यूटन, और इसने फोर्स लगा दिया F इक्वल टू -10 kg इधर, 10 के सॉरी किलो न्यूटन। तो हम इस वाले को देखेंगे तो इस पर हम ये देख रहे हैं कि फोर्स तो 10 न्यूटन है, तो फोर्स तो जीरो के बराबर है। इस वाले पर देखेंगे तो फोर्स तो -10 न्यूटन, फोर्स तो जीरो है नहीं, फोर्स तो जीरो है नहीं। लेकिन हम सिस्टम का देखें, लाला सिस्टम का नेट फोर्स देख रहे हैं तो ये प्लस से माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिस्टम का फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते इनका अपना अपना फोर्स हो सकता है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कह सकते हैं, इसके पास फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, इसके पास फोर्स है तो इसके पास अपना एक्सेलरेशन होगा, सही है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन सभी का इन दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है क्या, नहीं नहीं कह सकते। इसी तरीके से वेलोसिटी एक्सेलरेशन है इनकी, हो सकता है इन पर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी है इसके पास इधर वेलोसिटी है, तो दोनों की वेलोसिटी सिस्टम की वेलोसिटी निकाली जीरो आ गई, वैसे सॉरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगी। ये टोटल की निकाली कांस्टेंट है, इन दोनों की एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी लगा हुआ है, एक्सेलरेशन है, तो ये वेरिएबल होंगे, सही है। तो ये इस तरीके से इसको एनालाइज करना था, सही है, ठीक है सर। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, सॉरी दो मास है एक सिस्टम में, एक मास है हमारे पास ये, सही है, ये 2 मीटर इधर मूव करा है, 2 मीटर इधर मूव करा है, इनका ये इसको ले लेते हैं हम 2 kg, 2 kg, इसको ले लेते हैं 3 kg, इनके बीच में ये वाला, तो इनका कुछ सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसकी लाइन ज्वाइनिंग यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, सही है। तो इसको हमने 2 मीटर इधर खिसका दिया, तो ये पूछा है कि वाई व्हाट डिस्टेंस 3 kg मूव, वाई व्हाट डिस्टेंस, तो हमें निकालना है वाई व्हाट डिस्टेंस मास 3 kg, मास 3 kg has to move to remain COM at initial position, बताइए इसने कितनी डिस्टेंस चली, इनिशियल पोजीशन, यानी सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन पे ही है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करा है। इसने कहेगा वाई व्हाट डिस्टेंस मास 3 kg हैज टू मूव टू रिमेन COM एट इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इनिशियल पे था, फाइनल भी इनिशियल पे ही है, यही है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हमने कहा जब इसको 2 मीटर हमने इधर शिफ्ट कराया, तो ये इधर या इधर जिधर भी शिफ्ट करेगा कितने मीटर शिफ्ट करेगा, सही है, ये बताना है। यानी कि सर एक चीज तो है, यानी कि हम पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, COM की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, सही है। तो हमने देखा सर पोजीशन को तो हम RCOM से देखते हैं, दो मास हैं तो हम ये लिख लेंगे R1 M1 R1 प्लस M2 R2, M1 प्लस M2, ये हो गया। अब चेंज इन की बात कर रहे हो तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये COM RCOM, इसका चेंज देख रहे हैं, देखो चेंज देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा M1 DR1 प्लस M2
dr2, ये चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अब देखो ये क्या है, dcum का मतलब है, dcum चेंज इन पोजीशन ऑफ cum, यानी कि पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो ये वाला मास m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, ये भी इधर इंटू होंगे तो ये भी जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी m1 चेंज इन पोजीशन ऑफ 1 प्लस m2 चेंज इन पोजीशन ऑफ 2 इक्वल टू जीरो, यही बचेगा, यही बचेगा। बताइए अब पहला मास क्या है, वही हमारा 2 kg का मास है, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, dr1, देखो r1 क्या है पोजीशन, dr1 क्या है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, तो हमने कहा कि इसकी पोजीशन में 2 मीटर का चेंज हुआ इधर, 2 मीटर का चेंज हुआ इधर, तो ये 2 मीटर का हो गया, प्लस चेंज हो गया, इसका मास कितना है 3 kg। अब इसमें कितनी पोजीशन, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, यही तो हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 dr2 इक्वल टू जीरो, तो यहां से dr2 निकालोगे तो देखो माइनस, ये 4 है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -4/3 मीटर, -4/3 मीटर, यानी कि dr2 जो होगा आपका -1.33 मीटर। अब माइनस का क्या मतलब है भाई, माइनस का ये मतलब है हमने इसको, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ये वाला मास इधर मूव करा होगा किससे, 1.33 मीटर से, 1.33 मीटर से। तो यदि इस माइनस को नहीं लगाते हो, आप ये लगाते हो कि 3 kg, इस कह सकते हैं 3 kg इज मूव्ड बाई 1.33 मीटर टूवर्ड्स, इधर टूवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन भी मालूम पड़ेगी ना आपको, इधर लेफ्ट की तरफ माइनस साइन आ रहा है ना, तो लेफ्ट की तरफ इधर मूव करना पड़ेगा, तो इसको मूव करा रहे हो इधर, तो इसको इधर मूव करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस है 1.33 मीटर से। बताइए आगे बात समझ में, किस तरीके से हम चीजों को यूज करेंगे। हमारे पास कंडीशन दे रखी है COM, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये होती है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि DCM चेंज इन निकाल रहे हो ना, चेंज इन निकाल रहे हो, तो m dr1 प्लस m2 dr2, m1 प्लस m2, हमने ये पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से क्वेश्चन निकालने के लिए, सही है। चलिए कर लेंगे सभी, हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो और ले लेते हैं। मान लीजिए एक बोट है हमारे पास, एक बोट है, सही। अब इस पे कोई आदमी है या फिर औरत है, जो भी है, इसका मास है 40 kg, इसका 40 kg है, और ये जो हमारी बोट है इसका हम मान लेते हैं 60 kg मास है। इसकी टोटल लेंथ, जो हमारी ये जो लेंथ है, बोट की लेंथ मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं। देखो ये बोट है, ये यहाँ इस तरीके से हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये जो सरफेस है यहाँ फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। भाई इसका mg नीचे की तरफ होगा, इसका mg नीचे की तरफ होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यदि हमने फ्रिक्शन जीरो कर लिया, तो फ्रिक्शन जीरो कर लिया, फ्रिक्शन लेस, ओके, फ्रिक्शन जीरो कर लिया, तो यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं सर एफ नेट जो है, एफ नेट एक्स डायरेक्शन में जीरो है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन ऑफ COM इन एक्स डायरेक्शन में जीरो है। सर ये जीरो है तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ COM इन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, क्रक्स ऑफ COM, यानी कि हमने जो मोशन देखा किस तरीके से चीजें होती है, सही है। VCOM हो गया, ये हो गया, सही है, VCOM एक्स इक्वल टू जीरो है। अब मान लिया सर हम, इफ इनिशियली, यदि बोट इनिशियली एट रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो फाइनली भी रेस्ट में होगा। COM ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम में बोट भी आ गई और ये मैन भी आ गया, यानी कि कोई पर्सन आ गया, मैन वोमैन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी को ये नहीं कि सर नहीं आपने मैन ही लिया है, वोमैन तो नहीं लिया, तो उस पर गुस्सा मत होना, ठीक है। ये 40 kg है, ये 40 kg है, तो COM विल रिमेन एट रेस्ट, पर COM रेस्ट पे ही रहेगा, COM रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है।
तो आपको फाइंड करना है, फाइंड वाई what distance the boat has to move when कब, जब person is moved to another corner, यानी कि इस वाले कॉर्नर से उठ के वो इधर आ गया, इधर वाले कॉर्नर से उठ के इधर आ गया। तो ये पूछा है कि जब ये यहां से यहां आएगा तो हमारी जो बोट है वो कितना मूव करेगी, किधर करेगी, इधर करेगी या इधर करेगी, हमें नहीं पता। सही है, हमें नहीं पता किधर करेगी। इसने पूछा है कि वही व्हाट डिस्टेंस द बोट हैज टू मूव व्हेन पर्सन इज मूव टू अनदर कॉर्नर, यानी इस कॉर्नर से इधर कॉर्नर पर पहुंच गया। यानी हमने ये माना है इस बोट की जो लेंथ है, पूरी लेंथ 10 मीटर है। तो कोई ये मत कहना कि सर ऊपर वाली लेंथ ज्यादा है नीचे वाली ना, ये दोनों सेम ही है, मान के चल रहे हैं हम, ये दोनों सेम ही है। पूरी बोट की लेंथ हम 10 मीटर मान के चल रहे हैं। सही है, कर लोगे? कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? देखो डिस्टेंस पूछिए कि बोट कितना मूव कर गई, लेकिन हमने ये देखा कि भाई एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनलेस हमने सरफेस बनाया है, एक्सेलरेशन भी जीरो है सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि पूरा जो सेंटर है, पूरा जो सिस्टम है, हमने ये जो पूरा सिस्टम माना है, ये पूरा सिस्टम जो माना है, इसका सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं हुआ। जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ तो हमने एक कंडीशन देखी सर, एम डी आर वन प्लस एम डी आर टू, दो मास है तो ये जीरो होता है। देखो हमने ये सेंटर ऑफ मास जब चेंज नहीं हो रहा है तो ये डी आर सी एम एम वन डी आर वन प्लस एम टू डी आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसको जीरो निकाला, एम वन डी आर वन प्लस एम टू डी आर टू, ये जीरो होगा। अब ये कहां से आया, ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए थी ना, हमें फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो हमें ये पता होना चाहिए सेंटर ऑफ यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है इनिशियली यदि रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा, फाइनली रेस्ट में रहेगा। तो हमने ये कंडीशन लगा ली, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब मान लीजिए कहीं से भी, मान लीजिए हम किधर भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बोट है वो इधर एक्स डायरेक्शन से मूव करी, इधर भी मान सकते हैं आप, इधर मान सकते हैं उधर मान सकते हैं, जिधर भी मान रहे हो, एक्स डायरेक्शन से मूव करी। मान लीजिए हम इधर मान लें, तो हमने इसको 1 मान लिया मास, मान लीजिए 40 kg मास है, इनटू कितना मूव करेगा, हमने कहा कि इस कॉर्नर से इधर आ गया तो ये 10 मीटर मूव करा हुआ है, यहां से यहां तक मूव करा हुआ 10 मीटर, और पूरी सिस्टम ही हमारा पूरा ये मास है, यानी कि जो बोट है वो एक्स डिस्टेंस मूव करा है, तो इसने कितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी मूव करी होगी, 10 प्लस एक्स इसने डिस्टेंस पूरी करी होगी। दादा ये सोचो ना, ये सोचो हमारी ये बोट है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वो यहां से मूव करके इधर आता है, उसको यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। अब हमने देखा एक्स डिस्टेंस हमारी बोट भी मूव करेगी, जब बोट पे ये आदमी खड़ा है, बोट एक्स डिस्टेंस मूव करी तो ये तो एक्स डिस्टेंस और ज्यादा मूव करेगा ना। सोचो यहाँ पर है, ये यहाँ मास खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसने कहा कि मैं इस कोने से यहाँ कोने पर आना चाहता हूँ, तो ठीक है ये 10 मीटर मूव, इसने सोचा कि मुझे 10 मीटर ही तो मूव करना है, लेकिन इसने देखा कि बोट भी एक्स मीटर इधर मूव कर गई, तो इसने 10 मीटर तो मूव कराई इस कॉर्नर पे आने में, लेकिन बोट भी मूव कर गई, तो यहां से तो इसने x प्लस 10 मूव करा ना, इसने x प्लस 10 मूव करा। समझो, आगे बात समझ में, बताओ। सही है, मूव करा, प्लस मास 2, यानी कि ये ले लिया हमने 60 का मास हो गया, और इसने इधर कितना मूव करा, x मूव करा, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, बस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है, 40 इंटू 10 हो जाएगा, ये 40 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 40x हो जाएगा, प्लस 60x वो हो गया 0, तो इधर ले जाओगे, ये कितना 40x प्लस 60, ये हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 400 माइनस का
तो x यहां से निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा x टू -4 मीटर। -4 मीटर का मतलब है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की हमारी बोट ने, लेकिन माइनस साइन आया है तो किधर मूव करी, माइनस साइन का मतलब है इधर मूव करी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी 4 मीटर से। बोट हमारी किधर मूव करी, लेफ्ट की तरफ, यानी कि बैकवर्ड, बैकवर्ड कह सकते हो या लेफ्ट कह सकते हो, जिधर भी आपको अच्छा लगे कहने में। सही है, डायरेक्शन भी मालूम पड़ेगी, इधर मूव करी। सही है, हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी? तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि किस तरीके से इन चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पहले मैं देखता हूं वीडियो साफ आ रही है नहीं आ रही। चलिए बढ़िया है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बॉलून है, ये एक बैलून है, ये लटका हुआ है इस तरीके से, इसका कैपिटल मास m है, ठीक है। इस पे एक बंदर चढ़ रहा है, इसको पढ़ के एक बंदर चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका स्मॉल मास है, बंदर का मास स्मॉल है, ये लेंथ ऑफ रोप है हमारी कैपिटल है, लेंथ ऑफ रोप है कैपिटल है। अब आप एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, ये पूरा सिस्टम हमने देख लिया हवा में, पूरा सिस्टम हवा में, ये सिस्टम है। तो आप यहां से देखो कि सिस्टम पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बंदर जितना फोर्स ऊपर लगाएगा, रस्सी उतना अपोजिट लगा देगी, यानी कि बंदर ऊपर चढ़ रहा है उसका। सही है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वाई व्हाट डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस द balloon has to move डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। भाई जो बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो बॉलून तो नीचे आएगा ना, फिर ऐसे चढ़ा रहा है तो, यानी कि भाई व्हाट डिस्टेंस द balloon हैज टू मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड when the monkey is reached to at the topmost point, यानी कि सबसे ऊपर पहुंच गया, ये चढ़ कर यहां पहुंच गया, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट टॉप पे पहुंच गया, यानी कि इसने एल डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया, ये चढ़ के ये सबसे ऊपर पहुंच गया। तो पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस द बॉलून हैज टू मूव डाउनवर्ड व्हेन द मंकी इज रीच्ड टू एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि यहां से चढ़कर ये यहां पहुंच गया। तो बॉलून की पूछा है कि भाई बॉलून कितना नीचे आ जाएगा, तो वही कंडीशन हमें लगानी है, वही कंडीशन हमें लगानी है शुरुआत में कि भाई इनिशियली क्या है, इफ इनिशियली COM क्या है, रेस्ट में। जब हम इसको पूरे सिस्टम को शुरुआत कर रहे हैं तो हमने देखा कि इनका सेंटर ऑफ मास, यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमने देखा कि सर एफ नेट तो जीरो है, हमने ये कहा एफ नेट जीरो है तो ACOM भी जीरो होगा, ACOM जीरो है तो VCOM कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज नहीं होगा, यानी कि पहले रेस्ट में था तो फाइनल में भी रेस्ट में रहेगा, फाइनल में भी रेस्ट में रहेगा, फाइनल में रेस्ट में रहेगा, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, DRCOM, यानी कि पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। हमने ये देखा ये है M1 DR1, दो सिस्टम में दो मासेस हैं, एक बंदर और एक बॉलून, तो ये हम ले लेंगे DR2, M1 प्लस M2। सही है, ये तो जीरो है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी वैल्यू इसको जीरो में चली जाएगी, ये हो जाएगी M1 DR1 प्लस M2 DR2 इक्वल टू जीरो। बताइए कोई समस्या इसमें परेशानी? ठीक है, मास हम बंदर को मान लेते हैं, बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है सर, स्मॉल जिसका मास है M, बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ध्यान दीजिए भाई, बंदर यहां से यहां तक L मीटर चला, तो मास यानी कि ये जो बॉलून है नीचे की तरफ x आया, मान लीजिए इसको ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो वो बंदर कितना चढ़ा होगा L माइनस एक्स, आप सोचो
हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारा सिस्टम फिर से नीचे की तरफ आया जा रहा है। तो ऊपर चढ़ते जाएंगे तो मास वो वॉल्यूम तो नीचे आ जा रहा है, तो हमने कितनी डिस्टेंस चली होगी, एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स यानी कि एल तो नीचे, एक्स नीचे की तरफ है। हम जितना ऊपर चढ़ेंगे, एल डिस्टेंस हम ऊपर चढ़े तो सिस्टम तो हमारा एक्स नीचे आ गया ना, यानी कि जो बंदर ने डिस्टेंस चली होगी वो एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स तो ये हो जाएगी एल माइनस एक्स प्लस ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस है माइनस कैपिटल एम मास ऑफ वैल्यूम, और एक्स डिस्टेंस चला किधर, नीचे की तरफ। हमने नीचे की तरफ माना है माइनस, नीचे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ मूव करा है, तो हमने नीचे की तरफ ये माइनस ले लिया। बंदर को जो डिस्टेंस में एल माइनस एक्स ऊपर की तरफ चढ़ी होगी, बंदर में ऊपर की तरफ चढ़ी डिस्टेंस, बॉलू नीचे की तरफ किया तो हमने इसको माइनस ले लिया। तो ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो एम इंटू एल माइनस एम एक्स माइनस कैपिटल एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये x है तो इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एम एल। यहां से देखो x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल एम। x की x डिस्टेंस आ गई आपकी m स्मॉल m कैपिटल L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल L। बताइए निकाल लोगे, कोई समस्या परेशानी, हो जाएगा। चलिए इसको ऐड कर लीजिए। चलिए और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम आज का लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेज है, ये इस तरीके से एक वेज है, ठीक है, यहां से इस तरीके से, इस पे एक मास है, एक मास क्यूब है, इसको इसका मास है कैपिटल एम, कैपिटल एम, ओके सही। अब हमने ये देखा कि ये जो वेज है ना पूरा, इसका मास है टोटल 10 एम, 10 टाइम्स ऑफ एम कैपिटल एम, 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। ये जो वेज है इसकी ये जो वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, ओके। चलिए ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है हमने ले लिया फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो हमसे वही क्वेश्चन हमारा वही है, वाई व्हाट डिस्टेंस द वेज has to move when mass m reaches at bottom of wedge, बॉटम ऑफ वेज यानी यहां से सरक के ये नीचे आ गया, बॉटम पे आ गया, यहां से ये वाला जो मास है सरक के बॉटम पे आ गया। तो ये पूछा है कि जब ये बॉटम पे आ गया है यहां से, तो ये वाला जो पूरा वेज है वो कितना डिस्टेंस मूव करा, इधर भी कर सकता है भाई, इधर भी कर सकता है, किधर भी कर सकता है, वो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। जिधर हम पॉजिटिव लेंगे, यदि वैल्यू नेगेटिव में आई तो उसके अपोजिट ले लेंगे, यदि पॉजिटिव आई तो जो हमने डायरेक्शन मानी है उसको कह लेंगे भाई जो डायरेक्शन हमने मानी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि मास है यहाँ से एक सरक के आ रहा है, टॉप पे से सरक के आ रहा है और वो यहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, बॉटम पर पहुंच गया। तो हम ये कह रहे हैं ये जो वेज है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, निकालिए, कीजिए, हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इससे, और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो ये हमने फ्रिक्शन लेस ले लिया सर फोर्स, देखो इसका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, कैपिटल mg जो भी है, सही है। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए इधर फोर्स लग रहा है कोई, हमने इसको, ये फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था यहाँ से नीचे से, लेकिन इसको हमने 0 ले लिया, फ्रिक्शन लेस ले लिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए कोई फोर्स लग रहा है क्या, हमने ये देखा कि सर एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन में तो 0 है, तो हम मान के चलेंगे कि शुरुआत में जो सिस्टम है हमारा रेस्ट में है, शुरुआत में रेस्ट में है। तो हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, तो हमने देखा सर COM एक्सेलरेशन ऑफ COM इन एक्स डायरेक्शन 0 है, वेलोसिटी ऑफ COM इन एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि हमारा जो COM है वो शुरुआत में रेस्ट में था, हम मान के चल रहे हैं इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है।
तो फाइनली भी रेस्ट में होगा, COM फाइनली भी क्या होगा, फाइनली भी रेस्ट में होगा, फाइनली भी रेस्ट में होगा, यानी कि COM हमारा चेंज नहीं हुआ होगा, वही होगा जहां पहले था। तो हमने इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक्स डायरेक्शन में हमने देखा सर कि M1 हमारे पास दो मासेस हैं, dr1 लगा दिया प्लस M2 dr2 लगा दिया, dr2, और ये 0 के बराबर होगा, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, सही है, बताइए, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। आप कैसे करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये जो पूरा वेज है इधर x डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इधर x डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप ये देखो, अब कोई ये मत कहना सर कि यहां से लुढ़क के ये वाला बास छोटा वाला यहां आ गया, आएगा बिल्कुल, लेकिन इसने x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस, x डायरेक्शन में वेज पर x डायरेक्शन में इसने 2.2 मीटर ही तो इधर यहां से मान लो यहां पर था, ये यहां था शुरुआत में, ये सड़क के यहां बॉटम पे आ गया, तो इसने ये वाला डिस्टेंस, हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसने 2 मीटर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात ही नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो हम मोशन जो देखेंगे, मोशन देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोशन किस में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमने ये देखा सर, ये जो छोटा वाला मास है, ये जो छोटा वाला मास है, हाँ ये जो छोटा वाला मास है ये कितना मूव करा होगा, देखो इधर की तरफ ये 2.2 मूव करा होगा, सही है, लेकिन पूरा पेज इधर लेफ्ट वर्ड में एक्स डायरेक्शन, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 2.2 माइनस एक्स। भाई सोचो कि इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की 2.2, और ये पूरा जो बेस है जिस पर वो ट्रेवल कर रहा है, इसने एक्स डायरेक्शन इधर मूव कर दिया, तो इसने टोटल डिस्टेंस करी होगी 2.2 माइनस एक्स, ठीक है, इसने 2.2 इधर किया, और पूरा जो जिस सिस्टम पर ये मूव कर रहा है पूरा सिस्टम ही इधर एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी 2.2 माइनस एक्स इधर आगे की तरफ, इतनी तो मूव करी होगी, सही है, यही तो दिमाग लगाना होगा, बाकी तो सिंपल है। अब ये इसने इधर मूव करा, अब ये जो -10 मीटर का वेज है, सॉरी 10 एम का मास है, ये पूरा टोटल मास है, कैपिटल एम है, टोटल मास 10 एम का मास जो है ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया पीछे की तरफ, तो ये माइनस क्यों लिया हमने, समझ में आया, क्योंकि हमारा जो छोटा वाला मास है वो आगे की तरफ मूव किया, और पूरा नीचे वाला जो मास है वेज है वो लेफ्ट वाला यानी पीछे की तरफ मूव किया, तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2.2, देखो यहाँ से कैपिटल एम कट गया, ये क्या बचा 2.2 माइनस एक्स, माइनस ये कितना बचा 10x इक्वल टू 0, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2.2, ये इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस 10x 2.2, ये हो जाएगा 11x, x की वैल्यू निकालोगे 2.2 डिवाइड बाई 11, जी पॉइंट हटाओ 0 लगा दोगे, 11 दूनी 22, 2 बार चला गया नीचे 10 बचा, ये हो गया 0.2 मीटर, किधर बैकवर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट कहना ज्यादा जरूरी है, सही है ना, बैकवर्ड तो छोड़ो, हम लेफ्ट ही कह देते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करा, सही है, कोई समस्या परेशानी बताइए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सही है, फिर क्लास खत्म करते हैं, इसी पर खत्म करने वाले थे, लेकिन एक चीज ध्यान में आई मुझे कि चलो ये है, ये एक 1 kg का मास है, इधर ये 2 मीटर ट्रेवल किया, हमने ये देखा कि ये 3 kg का मास है, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन हम पहले भी निकाल चुके हैं, हमने ये देख दिया COM है, COM सही है, COM है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, हम ये कर देते हैं y what distance the 3 kg मास, 3 kg ब्लॉक या मास जो भी है has to move when COM of system
CUMF system is moved by 1 meter towards left, टूवर्ड्स राइट कर लेते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स राइट। देखो हमने सभी कंडीशनों में हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखा था, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है। अब इस बार हमने क्या कर दिया कि सेंटर ऑफ मास को भी हमने 1 मीटर इधर, इस सेंटर ऑफ मास को 1 मीटर इधर मूव करा दिया, राइट की तरफ मूव करा दिया, सही है। अब ये कहना है, हमें निकालना है कि ये वाला जो मास है 3 kg है, ये इधर या इधर, इसको डायरेक्शन नहीं बनाते हम, डायरेक्शन से कंफ्यूज हो जाओगे आप, इधर मूव करना है। हमें कह रहे हैं कि ये किधर भी मूव कर सकता है, चलो ठीक है, ये चाहे इधर मूव कर सकता है चाहे इधर मूव कर सकता है। हमें निकालनी है कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मूव करा, वो मालूम पड़ जाएगी इधर मूव करा है, क्योंकि हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, सही है, सही है। अब देखो अब पोजीशन क्या होती है सर, ये DRCOM, ये होता है M DR1 प्लस M1 हो गया M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके, सही है। अब देखो हम इसको अब जीरो नहीं रख सकते, इसको जीरो नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद में 1 मीटर मूव कर चुका है। पहले ये रेस्ट में था, पहले ये चेंज नहीं हो रहा था, जब चेंज नहीं हो रहा था तो इस वैल्यू को हमने जीरो ले लिया, समझो, इस वैल्यू को जीरो ले लिया। अब देखो अब ये कितनी है, अब ये 1 मीटर है, मास कितना हो जाएगा, ये वाला मास देखते हैं 1 kg, और ये डिस्टेंस 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, प्लस दूसरा मास है 3 kg, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x ट्रेवल किया, किधर भी किया हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव में किया है, ओके। नीचे M1 प्लस M2 यानी कि 4 kg, यहां से देखो x निकालो, ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 kg, सॉरी 3x, x की वैल्यू निकालोगे 2/3, मीटर मूव किया। अब किधर गया हमारा x की वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है, यानी कि ये भी इधर ही मूव किया होगा, यानी कि राइट की तरफ, राइट की तरफ ही मूव किया होगा, सही है, किधर राइट की तरफ ही मूव किया होगा। हो जाएंगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया कर लोगे, चलिए हो जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बाद हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे, हम मोमेंटम की बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, किस लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किस तरीके से चेंज हो जाए, इन सभी चीजों से ही रिलेट करके उसको कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम कोलिजन पे देखेंगे, कोलिजन पढ़ेंगे, लीनियर कोलिजन पढ़ेंगे, यानी कि हेड टू हेड कोलिजन पढ़ेंगे, फिर ओब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे, सही है। तो फिर उसके बाद हमारा चालू हो जाएगा रोटेशन, सही है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।